हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 सुरक्षा। कल मैंने आपको सुरक्षा के बारे में बताया था, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बाहरी सुरक्षा के बारे में बताया था। आज पारंपरिक धारणा के अंतर्गत मैं आपको आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताऊंगी कि बेटा सुरक्षा की जो आंतरिक सुरक्षा है वो क्या होती है। बेटा एक बात बताती हूँ मैं आपको कि जब तक कोई देश अंदर से सुरक्षित नहीं होगा तो वो देश कभी भी बाहर से सुरक्षित नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता? क्योंकि तब तक उसके अंदर की जो कार्यवाही है, मान लो उसके अंदर गृह युद्ध चल रहा है, किसी बात को लेकर आपस में लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो जो बाहर की समस्या है तो उसको कैसे सुलझा सकता है। यही कहेंगे कि अगर किसी राष्ट्र के अंदर हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है तो वो राष्ट्र कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इस वजह से सबसे जो जरूरी है वो अंदर से सुरक्षित रहना है। ठीक है बेटा, अगर कोई ये देखो बेटा, हम एक वाक्य यूज करते हैं कि तब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वो देश की रक्षा क्या करेगा, या मतलब कि और दूसरों के लिए क्या काम करेगा। यही यहाँ है कि जब तक देश जो अंदर से स्वस्थ नहीं होगा, अंदर से उसके अंदर शांति नहीं है, तो वो बाहर से जो बाहरी जो खतरे हैं उनका सामना वो नहीं कर सकता। ये क्या हुआ था बेटा, प्रथम विश्व जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके पश्चात जो आंतरिक सुरक्षा है उसकी थोड़ी अवहेलना की गई थी। अवहेलना करने का मतलब ये है कि उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था कि भाई आंतरिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो कंडीशन थी वो थोड़ी अलग थी। जो आपको मैंने बताया था कि 1945 से 1991 तक के बीच में जो दो महाशक्तियाँ थे, अमेरिका और सोवियत संघ, वो लगातार अपनी शक्ति का प्रसार कर रही थी। बहुत सारे देश अपनी मतलब कि कुछ उसके साथ शामिल हो गए, अमेरिका के साथ, कुछ सोवियत संघ के साथ। तो और जो अनेक यूरोपीय राष्ट्र थे, विशेषतः हम कहेंगे शक्तिशाली जो पश्चिमी राष्ट्रों के सामने अपनी सीमा के अंदर रहने वाले समुदायों और वर्गों से कोई उन्हें गंभीर खतरा मौजूद नहीं हो रहा था। क्योंकि आपको मैंने यूरोपीय देशों के बारे में भी बताया था कि जो यूरोपीय देश थे उनके ऊपर नज़र किसकी थी, चाहे अमेरिका की थी चाहे सोवियत संघ की थी। तो इस वजह से वो लगातार क्या करने लग रहे थे कि अमेरिका पश्चिमी जो यूरोप के देश थे उनको अपनी साइड कर रहा था, और जो पूर्वी यूरोप के थे उनको सोवियत संघ अपनी साइड कर रहा था। तो उस टाइम पे सब भूल गए थे, या एक तरह से जो सभी राष्ट्र थे उन्होंने इस तरफ जो ध्यान देना वो कम ध्यान दे रहे थे कि हमें मतलब कि अपनी आंतरिक सुरक्षा उसकी तरफ भी ध्यान देना है। और कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादातर जो देश थे उनको एक दूसरे से युद्ध की संभावना या आकांक्षा बनी रहती थी, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो यूरोपीय देशों के साथ साथ उन देशों में आई जो देश तीसरी दुनिया के देश थे। तीसरी दुनिया के देश थे, या जिन्हें कहें कि जो देश एक तरह से किसी न किसी देश के उपनिवेश थे। वहाँ पर भी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई एक तरह से अपनी आज़ादी के लिए मांग उठानी शुरू कर दी लगातार। और 1940 के दशक में तो जो उपनिवेशों ने आज़ाद होना स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे, और वो एक तरह से मतलब कि क्या करने लगे थे कि उस जो जिस भी महाशक्ति ने उनको अपने अधीन कर रखा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। हम ये कहेंगे कि जो औपनिवेशिक शक्तियों को उपनिवेशों में रक्तपात की आशंका डरा रही थी, उसी तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ उपनिवेशित राष्ट्रों को भय था कि कुछ जो यूरोपीय शक्तियां हैं कभी वो भी उन पर आक्रमण, जो औपनिवेशिक शक्तियां उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे। ये कहने का मतलब ये है कि बेटा एक तरह से तो उनको ये भय था कि एक तरह से वो ऑलरेडी मतलब कि वो उपनिवेश बना रखे थे विभिन्न देशों ने, और उनको ये भय लग रहा था कि भाई अब हम इन्होंने हमारे ऊपर वो अधिकार कर रखा है, कोई कभी किसी और की दृष्टि हमारे ऊपर ना हो। या जो औपनिवेशिक देश थे उनको ये भय था कि यहाँ लगातार लोग अपनी मांग उठाने लगे हैं कि भाई आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, कभी ये हमारे खिलाफ कोई बड़ा जो हिंसक आंदोलन है वो ना कर दे। तो धीरे धीरे जो ध्यान था लोगों का बाहरी सुरक्षा से हटकर बेटा आंतरिक सुरक्षा की ओर आने लगा।
और उस टाइम पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि मतलब कि जो देश थे उनको अपने पड़ोसी देशों से बहुत ज़्यादा खतरा था। इस वजह से भी वो मतलब कि जो बाहरी सुरक्षा है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि एक देश दूसरे देश के ऊपर जो आक्रमण था वो अपनी मतलब कि सीमा रेखा की वजह से, भूभाग या ये कहे कि जनसंख्या जो नियंत्रण को लेकर भी मतलब कि आपस में जो देश है उनके लगातार जो संघर्ष है वो चलते रहते थे। और कई कई देशों में अलगाववादी आंदोलन हो रहे थे कि हमें इस देश में नहीं रहना या हमें एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो लगातार चली आ रही थी, जिन सारी घटनाओं ने मतलब कि जो क्या कहते हैं कि बाहरी मामलों से लोग जो देश थे उनका ध्यान मतलब कि बाहर की तरफ खींचा और उन्होंने अपने अंदर की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे जब विभिन्न देशों में गृह युद्ध की स्थिति बनी तब देशों ने आंतरिक जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। तो ये टॉपिक मैं आपको दोबारा से बताऊंगी, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, वो है आंतरिक सुरक्षा। इसमें मैं ये बताऊंगी कि उस टाइम पर एक तो अमेरिका और सोवियत शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। कुछ अमेरिका से बचने के लिए, कुछ सोवियत संघ से बचने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए उसके अंतर्गत शामिल हो गए, इसलिए बाहर की तरफ ध्यान दिया। यूरोपीय देशों ने भी जब वो लगातार उनके ऊपर अधिकार कर रहे थे तो बाहरी मामलों की तरफ ध्यान दिया। विभिन्न देशों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वो लड़ाई झगड़ा किस बात को लेकर होता था कि भाई चाहे तो आपका जनसंख्या नियंत्रण या आपका ये कहिए सीमा वगैरह को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो इस बात की तरफ भी बाहरी। दूसरा हुआ, बहुत सारे देशों ने विभिन्न देशों को उपनिवेश बना रखा था, तो इस वजह से भी बाहरी जो चीज़ें हैं या बाहरी जो विवाद है उनकी तरफ लोगों का ध्यान, देशों का ध्यान ज़्यादा जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, लोगों ने अलगाववादी आंदोलन किए, ये सारी स्थिति पैदा हुई, तो आंतरिक मामलों की तरफ जो ध्यान देना शुरू कर दिया। हमारा अगला टॉपिक है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। ये कौन कौन से पारंपरिक तरीके अपनाए गए जिससे देश में शांति कायम की जा सके। सबसे पहले बेटा उन्होंने ये कहा कि हिंसा का प्रयोग यथासंभव सीमित स्वरूप में होना चाहिए, कि तभी सुरक्षा कायम होगी। तब हम बहुत ही सीमित मात्रा में क्या करेंगे, हिंसा का प्रयोग करेंगे, बहुत ही कम मात्रा में, तभी जो पूरा विश्व है उसमें क्या कायम हो सकती है, सुरक्षा कायम हो सकती है। और उन्होंने इस तरफ भी ध्यान दिया कि किसी राष्ट्र मतलब कि अगर कोई मतलब कि ये जो युद्ध है, युद्ध को खाली तभी करना चाहिए जब आत्मरक्षा करनी हो। मतलब कि हमें कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये भी तरीका है कि हम सुरक्षा कायम कर सकते हैं। इसके लिए हमें विभिन्न नियम बनाने चाहिए, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर कोई शत्रु सामने वाला युद्ध नहीं करना चाहता तब भी हमें उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर कोई निशस्त्र व्यक्ति है, किसी के पास हथियार नहीं है, कोई ऐसा देश है वो उस देश के हथियारों का सामना नहीं कर सकता, तब भी उसके ऊपर हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट हम कहें तो आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, कि अगर कोई देश ये कह दे कि भाई मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, अपने हथियार डालता हूँ, आपकी सारी बातें मानता हूँ, तो उसके ऊपर भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी लगातार क्या कायम की जा सकती है, शांति कायम की जा सकती है। और मतलब कि जो सुरक्षा है वो एक तरह से क्या होगी, वो सुरक्षा है वहाँ पर मौजूद होगी। सेना के द्वारा उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए बेटा जितनी कि आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। हमें कभी भी शक्ति प्रदर्शन के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये थे सारे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कि जब तक संभव ना हो तब तक हमें दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। हमें अगर युद्ध करे तो खाली आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। रूल ऐसे नियम बनाने चाहिए कि अगर कोई आत्मसमर्पण करे, अगर किसी शत्रु देश के पास कोई हथियार नहीं है तो हमें उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा हमारे इस चैप्टर में सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में 3 पॉइंट्स है। एक निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि शस्त्रों की होड़ को रोकना निशस्त्रीकरण होता है। तो यहाँ पर यही है कि हमें विभिन्न देशों के बीच में जो शस्त्रों की जो होड़ लगी रहती है, जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगी हुई थी, तो उन हथियारों की होड़ को रोक देना चाहिए। अगला हमारा है अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण के बारे में भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अस्त्र नियंत्रण
नियंत्रण का मतलब होता है कि अस्त्र जो बहुत सारे देश हैं जब लगातार परमाणु हथियार या अन्य जो हथियार हैं विभिन्न देशों के द्वारा बनाए जा रहे थे, तो उससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार की संधियां हुई थी। वो संधियां अस्त्र नियंत्रण करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। यहाँ पर मैंने आपको कुछ संधियों के बारे में नीचे लिखा है, ये देखो बेटा। 1972 में जैविक हथियार संधि हुई थी, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंस BWC। 1992 में रासायनिक आयुध संधि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC। उसके बाद 150 से ज़्यादा राष्ट्रों ने जैविक आयुध संधि पर हस्ताक्षर किए कि जो जैविक हथियार है उससे रिलेटेड ये इन चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। 181 राष्ट्रों ने 181 राष्ट्रों ने रासायनिक आयुध संधि पर हस्ताक्षर किए। 1972 में एंटी ब्लास्टिक संधि ABM की गई। सामरिक अस्त्र परिशमन संधि, ये भी फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया। सामरिक अस्त्र परिशमन संधि 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, और उसके बाद है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट एंड परमाणु अप्रसारण संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी NPT। तो ये जो सारी संधियां थी ये अस्त्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए की गई थी। अभी इस टॉपिक का हमारा जो लास्ट है, ये सारे पॉइंट्स हैं कि हम मतलब कि कैसे सुरक्षा कायम कर सकते हैं। विश्वास की पुनः स्थापना, विश्वास की पुनः स्थापना से क्या अभिप्राय है कि हमें जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके बीच में विश्वास की बहाली करनी चाहिए, विश्वास कायम करना चाहिए। विश्वास कायम किन तरीकों से होता है कि अगर जो हमारे पड़ोसी देश है, अगर उनके साथ हमारा लड़ाई झगड़ा रहता है, चाहे सैन्य विवाद, चाहे किसी भी मामले पर विवाद होता रहता है, तो हमें बातचीत करनी चाहिए, आपस में विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, ताकि जो एक राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र के ऊपर विश्वास कायम कर सके। और विश्वास कायम हो जाएगा तब एक राष्ट्र दूसरे देश के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। उसको ये बताना चाहिए कि उसके पास जो सैन्य उपकरण है कौन कौन से हैं, उनका जो निर्माण करने का उनके पीछे लक्ष्य है वो क्या है, और अगर उस राष्ट्र के साथ जिस बात को लेकर उसकी लड़ाई हो रही है या किसी बात को लेकर गलत फहमी है तो वो दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो दूसरा देश है उसके अंदर हम विश्वास कायम करके हम एक तरह से सुरक्षा कायम कर सकते हैं। तो यहाँ सुरक्षा के विभिन्न तरीके हैं। फर्स्ट पॉइंट पे तो मैंने आपको ये बताया था कि आंतरिक सुरक्षा क्या होती है, कि जो अंदर एक तरह से जो देश है उसके अंदर शांति हम कैसे कायम कर सकते हैं, और सुरक्षा लाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए, कुछ नियम रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए, निःशस्त्रीकरण करना चाहिए, शस्त्रों की होड़ को रोकना चाहिए, और उसके अलावा अगर शस्त्र बना रहे हैं तो अस्त्र नियंत्रण करना चाहिए कि लगातार ऐसी संधियां, ऐसे समझौते विभिन्न देशों के बीच में होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हुआ था परमाणु अप्रसार संधि, ऐसे जो विभिन्न समझौते हुए थे वो करने चाहिए, ताकि हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, हथियारों के प्रयोग को सीमित किया जा सके। उसके पश्चात विश्वास की बहाली करनी चाहिए। जिन देशों के बीच में किसी बात को लेकर कोई गलत फहमी है या जो देश आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति बनी रहती है, तो अगर वो एक दूसरे के अंदर विश्वास कायम करेंगे, बातचीत के द्वारा हर चीज़ का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तब हम विश्वास कायम करके जो युद्ध की स्थिति है उसको रोक सकते हैं और वहाँ पर सुरक्षा कायम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही फिनिश होता है। थैंक यू।